हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी और इंटरव्यू के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी इस रिज़ल्ट में पास हो चुके हैं, आई मीन रिटन एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं और अब हम इंटरव्यू की ओर बढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये स्टेज बहुत मायने रखता है आपके लिए और परफॉर्मेंस आपकी कैसे होगी इस चीज़ को लेकर आप चिंतित भी हैं। तो 150 मार्क्स के लिए आपका इंटरव्यू होने वाला है और 2 सितंबर 2021 से शुरू होके 17 सितंबर 2021 पर फिनिश होगा और सेम डे रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, आई मीन 17th को, राइट। सो बेचैनी है डेफिनेटली और आप सभी के सवाल भी होंगे और उन सवालों के मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन आज हम इस पहले लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए इस इंटरव्यू में किन चीज़ों पर फोकस करना है। कुल मिलाकर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है ये और व्यक्तित्व परीक्षण इतना आसान नहीं होता। 30 मिनट्स आपको मिलते हैं और वो जो आपके सामने बैठकर जो आपसे सवाल करने वाले हैं उन्हें लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। तो 30 साल उनके और 30 मिनट्स आपके, और लगभग आपके आने वाले 30 साल डिसाइड होने वाले हैं कि आपको नंबर कितने आएंगे। नंबर तो देखिए 105 तक भी आए हैं लोगों को, लेकिन मेरा मानना है इससे भी ज़्यादा हम क्रॉस कर सकते हैं। क्या हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है? क्या हमें सब कुछ फिर से देखने की ज़रूरत है? तो शायद नहीं, बिकॉज पर्सनालिटी का जो टेस्ट है वो बेसिकली पर्सनालिटी के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए टेस्ट रखा गया है। आप बोलते कैसे हैं, आप जवाब कैसे देते हैं, आप सोचते क्या हैं, आप किसी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, किसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं और इनका जवाब सधे तरीके से हमें देना होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। सो जब देखा जाए कि पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की बात होती है तो क्या इसमें हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और व्यक्तित्व क्या सिर्फ सुंदर दिखने से है या बढ़िया बिल्ट है तो उससे हमारा व्यक्तित्व डिफाइन होता है। व्यक्तित्व बेसिकली आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट से डिसाइड होता है। आपका शरीर कैसा भी हो, कपड़े कितने भी महंगे पहन रखे हों, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचते क्या है, उसका आउटपुट आपकी आंखों से, आपकी जुबान से, आपके एक्शन से, इन सभी जगह से निकल कर आना है। तो जब हम एक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उस 30 मिनट में आपको साबित करना होगा कि मैं आपके लिए अच्छा ऑफिसर साबित होने वाला हूं। आपको प्रूव करना होगा कि मैं इस राज्य के लिए बेहतर काम करूंगा, इस समाज के विकास के लिए काम करने वाला हूं और मुझे छोटी छोटी चीजों की समझ भी है। तो कुछ लीडरशिप के गुण भी हमें चाहिए दोस्तों। हमें अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, हमारे अंदर गुण होने चाहिए कि हम एक गुड लिसनर की तरह हों, हमारे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हो, हमारे अंदर प्रेशर को हैंडल करने की ताकत हो, हमारे अंदर पेशेंस हो। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे आप प्रश्नों को नहीं सुन पाएंगे। उन्होंने जो भी कहा आपने सुना ही नहीं क्योंकि आपको बोलने की हड़बड़ी थी, आप बोलने में व्यस्त रहे और पता चला कि उन्होंने क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। छोटी छोटी चीजें हैं, पर्सनालिटी के हिस्से आती हैं और पर्सनालिटी एक दिन में बदली नहीं जा सकती। मैं यहां से ये प्रयास नहीं करने वाला हूं कि आपके बोलने का तरीका बदल दूं, बैठने का तरीका बदल दूं, लेकिन हां, उन 30 मिनट्स के लिए थोड़ा सा हमें अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मान लो बोलते बोलते आपका हाथ बहुत ऐसा ऐसा हिलता है टीचर्स की तरह, तो फिर इसको संभालने की जरूरत है। इसमें प्लान करना होगा कि आपको क्या करना है। या बहुत ज्यादा सिर हिलाते हैं, यस सर यस सर यस सर, तो भी आपको सोचने की जरूरत है कि उसे किस तरह से रोकना है। या बहुत ज्यादा आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक फॉर्मल मीटिंग है, ये समझ लीजिए कि आपके सीनियर्स आपके साथ बैठे हैं और उनके साथ एक बातचीत होनी है। तो ये बातचीत कैसे होनी है, इसी चीज को हमें समझना है। तो जब इस बातचीत को हम समझ लेते हैं तो डेफिनेटली उस फॉर्मल मीटिंग का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि हमें संभल के बैठना है। बिकॉज हम एक तो जॉब लेने जा रहे हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं वो लोग, और हम जैसे
हजारों लोगों को उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऑफिस से निकाला होगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपकी चाल देखकर वो समझ जाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपने डोर ओपन किया, मे आई कम इन बोला, इतने में उनको समझ में आ जाना है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपने ऐसे दुबक कर बोला सर मे आई कम इन सर, तो भी उनको समझ में आ जाना है कि अच्छा ये मामला गड़बड़ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज का कैलकुलेशन 1 मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट्स है ना, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि पीएससी की बिल्डिंग में हम जब प्रवेश करते हैं वहां से लेकर बाहर निकलने तक आपका व्यवहार सधा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलने के बाद आप ठीक है बदल सकते हैं, परमिशन है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि कुछ देर के लिए सही अपने आप को सकारात्मक ढंग से बदलने की कोशिश कीजिए। और अभी आपके पास 20 से 25 दिन भी तो नहीं है, लेकिन 15 दिन हम मानकर चलते हैं। जिनके इंटरव्यूज लेट हैं उनके पास टाइम है, तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे वो देखिए, वो सोचिए। क्या अभी आप कंटेंट बेस्ड तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, बिकॉज एक अच्छी पर्सनालिटी का जो व्यक्ति होता है वो हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है, उसके अच्छे विचार होते हैं, महिला पुरुष समानता पर वो विश्वास करता है, धर्मों में भेदभाव नहीं करता, समाज में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सहानुभूति रखता है, उसके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, वो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। इन सारी चीजों को आप देखेंगे तब जाके आपके अंदर एक पर्सनालिटी अच्छी निकल कर आती है कि हाँ ये अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति है। आपके अभिवादन के तरीके, विश करने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका कैसा है, आपने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, बदतमीजी तो नहीं की, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं किए, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में एड ऑन होती है। और इसी में आपके बैकग्राउंड से जो चीजें निकल कर आती हैं, लाइक आपको म्यूजिक का शौक रहा है, किताबें पढ़ने का शौक रहा है, कविता लिखने का या पेंटिंग करने का शौक रहा है, तो ये सब आपकी पर्सनालिटी में एड ऑन हो जाती हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी में जुड़ जाती हैं, चीजें आपके नंबर को बढ़ाने में मदद करती हैं। क्योंकि देखिए उन्हें आपसे ज्ञान नहीं चाहिए कि छत्तीसगढ़ की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए, ठीक है ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि आप प्रशासन में सर्व कर पाएंगे या नहीं, आप गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लायक हैं या नहीं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो गुण होने चाहिए वो हैं या नहीं आपके अंदर। तो और आने वाले दिनों में मैं आपको लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर्स के गुण वगैरह से अवगत कराऊंगा। फिलहाल आज हम पर्सनालिटी और आपके टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये चाहते क्या है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोकस। अभी आपके पास जितने भी दिन है दोस्तों, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। मैं एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको, उसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। बिल गेट्स साहब और वॉरेन बफेट साहब को जब अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछा गया कि आपके जीवन में सफलता के लिए कोई एक शब्द बताइए, आप डिटेल नहीं बताना, एक शब्द, तो जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों ने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, वो है फोकस। कहा जीवन में फोकस चाहिए। ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर जब डिस्टर्ब हुआ करते थे या उनसे वो जल्दी आउट हो जाया करते थे मैच के दौरान, तो आप देखेंगे वापस वो अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाते थे, क्रिकेट ग्राउंड में जाकर वापस वो प्रैक्टिस करते थे। फोकस चाहिए। ओलंपिक मैच अभी हाल ही में हुआ है, डिफरेंट मैचेस हमने देखे, डिफरेंट गेम्स हमने देखा। आप देखते हैं फोकस की कितनी जरूरत है। और जब आपके पास शॉट फेंकने का टाइम है तो उसी वक्त ऐसा फेंक दीजिए कि वही आपका गोल्ड मेडल ले आए, नीरज चोपड़ा। मतलब पहले जो चीज निकलेगी वो बेस्ट होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि इस तरह के मूल मंत्र हम ध्यान में रखें तो जरूर आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस किस चीज पर कर रहे हैं। पूरी ताकत लगा दीजिए कि आपका मेंस निकल गया है। 150 में से बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बिकॉज नंबर का क्राइटेरिया मानकर चलिए, यदि 85 से एक नंबर भी नीचे आता है तो आप रैंक नीचे मानकर चलिए, क्योंकि रिटर्न का भरोसा नहीं कि आपको कितना आया होगा, उसको जज करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है कि हाँ इतना आया होगा, लेकिन फिर भी आपको पता तो है नहीं, कंफर्म तो होता नहीं।
क्लियर है? क्योंकि इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स एक साथ आते हैं और इंटरव्यू में फेल होने जैसा कोई मुद्दा नहीं होता, नंबर कम मिलते हैं इंटरव्यू में तो आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों पहली बात तो यह कि रिटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए था। अब चूंकि वो समय निकल चुका है तो अब हमारे हाथ में इंटरव्यू है, 150 नंबर है। देखिए किसी भी कीमत पर 90 प्लस मार्क्स आपको अच्छे रैंक की तरफ ले जाते हैं और एक एक नंबर का महत्व है। हर नंबर से आपके रैंक बढ़ेंगे या घटेंगे। तो 90 प्लस में जो आपको नंबर मिलेंगे उसके बाद जितने भी नंबर आ जाएं, खासकर 95 के बाद तो और भी हर नंबर की इंपॉर्टेंस है आपके रैंक को बढ़ाने या घटाने में। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना मैक्सिमम आप बेहतर प्रिपेयर कर सकें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में है इस वक्त, या 2018-17 में आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो कैजुअली नहीं लेना है कि सर मैं तो जॉब में था। रात में आइए, पढ़िए, सुबह उठकर पढ़िए आप, क्योंकि जब बेस्ट करने निकले हैं तो बेस्ट का मौका आ गया ना, फिर लापरवाही क्यों? कुछ छात्रों से मेरी बात हो रही थी रिजल्ट के बाद, सर हमारी जॉब है, ट्रेनिंग में है, टाइम नहीं मिलेगा। नो नो नो, ये सब नहीं। आपको पढ़ना है तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी रैंक सुधारने का। भाई रैंक सुधरेगा ना आपका तो फोकस 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 स्वयं पर फोकस कीजिए कि आपके अंदर से कौन सी जानकारी बाहर आने वाली है, वो लोग क्या पूछने वाले हैं आपसे। क्या अभी आपका फोकस भटका हुआ है, 30 त्योहार में आप लगे हुए हैं, या आप अपनी जॉब के पीछे लगे हुए हैं? छोटे गेन को छोड़िए, बड़े गेन की तरफ जाइए। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी आप हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना फोकस बनाकर रखिए। करंट अफेयर्स पढ़िए, अपने बारे में क्वेश्चंस लिखिए, उसका आंसर तैयार, उनके आंसर्स तैयार कीजिए। अपने यार दोस्तों से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मॉक दीजिए आप। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रियल मैच में आपको खड़े होना है और युद्ध के मैदान में युद्ध का अभ्यास नहीं किया जाता, युद्ध के पहले किया जाना है। इसलिए दोस्तों अब आपके पास समय कम है, चूंकि कोविड के कारण एग्जाम लेट हुआ, रिजल्ट लेट आया, इसलिए पीएससी चाहती है कि टाइमली आपके इंटरव्यू प्रोग्राम को फिनिश करके फटाफट आपको रिजल्ट दे दिया जाए। और यह भी पता है कि आने वाले दिनों में जो मेंस अभी 20 का हुआ है उसके भी परिणाम जल्दी आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और उसका भी इंटरव्यू अक्टूबर तक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो एनीवेज आपके फोकस की जरूरत है। आपका फोकस कितना है स्वयं पर और लक्ष्य पर, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, शुरू कहां से करें? राइट डाउन दी क्वेश्चंस रिलेटेड विथ योर प्रोफाइल। खुद के प्रोफाइल से जुड़े हुए क्वेश्चंस लिखिए। यहां पर यूपीएससी के जैसा बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रोफाइल तो प्रोफाइल है। आपका एजुकेशन होगा, उसमें स्कूलिंग होगी, माता पिता के बारे में होगा, उनके जॉब के बारे में होगा, आपने कहीं जॉब किया है, पीजी किया है, हॉबीज, ये सारी जानकारी वहां भी होती है, यहां भी होती है। मुद्दा यह है कि प्रश्न पूछने वाले कौन है, और अच्छे मेंबर्स आते हैं, जो भी रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपने एरिया में काफी ज्यादा अनुभवी होते हैं। इसलिए उनको किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना कि पता नहीं कोई भी बैठा होगा देख लेंगे। और खासकर यूपीएससी के छात्र जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम तो मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और आपने यूपीएससी तैयार किया है तो ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए और बहुत सफल व्यक्ति हो गए। आपने सिर्फ तैयारी ही की है, पास नहीं किया है। इसलिए हमें नियंत्रित रहना होगा कि हाँ, जो भी पूछा जाए उसको नम्रता के साथ जवाब देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कीजिए। 100-150 क्वेश्चंस तैयार कीजिए। देखिए इंटरव्यू जरूरी नहीं कि फिक्स पैटर्न पर पूछा जाए। कई बार हमें लगता है ना कि पैटर्न क्या है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं होता, और खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है कि आप सामने बैठे हैं और सवाल पूछना शुरू कर दें। मैं आपको दिन भर सवाल पूछ सकता हूं आपसे, एक व्यक्ति से। कहने का मतलब ये हुआ उनके पास इतना अनुभव है, आप जो बोलते जाएंगे उससे क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। आपने जो भी कहा और इसी आधार पर वो ज्ञान भी लेते हैं आपसे, और फिर अगले कैंडिडेट से वही सवाल दाग देते हैं। तो हर किसी का जवाब तो अलग अलग होगा ना। तो आपको यही देखना है कि अभी आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं खुद के जुड़े हुए प्रोफाइल से, और उनका आंसर भी तैयार करना है। 2 to 4 लाइन्स फॉर ईच क्वेश्चंस। बिकॉज आप एक बार लिख लेते हैं, आपका ब्रेन आपको मदद करता है उन चीजों को याद रखने में। क्लियर है?
आपका ब्रेन उन चीजों को याद रखने में मदद करता है। तो इस कंडीशन में आने के लिए डेफिनेटली आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको सभी विषयों के मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। 2-2 4-4 लाइन में लिख लीजिए उसको, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। ठीक है। देन फैक्ट्स रिलेटेड विथ योर प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल से जुड़े हुए फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, तथ्य हो सकते हैं, जैसे स्कूल का नाम किनके नाम पर पड़ा या कॉलेज का नाम किनके नाम पर है, वो व्यक्ति कौन थे जिनके नाम पर कॉलेज का नाम है। मान लो आप छत्तीसगढ़ कॉलेज, दुर्गा कॉलेज या कलिंगा यूनिवर्सिटी, तो आपने जैसे ही कलिंगा बोला तो पता चला वो कलिंगा वाले मुद्दे पर पहुंच गए, इतिहास में पहुंच गए। तो इस तरह से फैक्ट्स आपको इकट्ठे करने होंगे। जो भी आपके प्रोफाइल में, ध्यान रखिएगा आप उनको जानकारी दे रहे हैं कि आपको फुटबॉल की हॉबी है, फुटबॉल खेलते थे आप डांस करते थे, आप गाना गाते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं, ये सब आप जानकारी दे रहे हैं, उनके पास पहले से नहीं पता, आपने बताया इसलिए वो पूछ रहे हैं सवाल। तो सीधी सी बात है, आपको होमवर्क तो करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट योर होमवर्क। होमवर्क कितना बढ़िया, इस बात से उनको खुशी होगी कि वाह बच्चा बढ़िया होमवर्क करके आया। ये ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी में हम जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। क्लियर है। तो आपको भी वैसे ही आपको यह सोचना है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काम करने जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें एकदम से आपको गूगल की तरह याद नहीं होंगी, लेकिन अपने बारे में पता हो, अपने प्रोफाइल के बारे में जो लिख कर दिया उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगह आप सॉरी बोलते हैं तो उनको भी लगता है कि आप उस तरह से अवेयर नहीं है जो एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब आप जवाब सोच समझकर फटाफट दें। क्लियर है, हैंडल करना आना चाहिए प्रेशर। तो ये सारी चीजें आपको रेडी करनी है दोस्तों, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। तो खुद से ये इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। मेरा पिछले 15 साल का अनुभव कहता है कि जब भी आप ऐसी लापरवाही करते हैं तो लास्ट में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना, इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं क्वेश्चन और आपको आता है। अपने बारे में सवाल तो हम सभी कर सकते हैं ना। क्लियर है। और इतने सालों में जाकर ढेर सारे इंटरव्यूज आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता होते हैं। पाथाइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे ढेर सारे बच्चों के इंटरव्यूज मैंने लिए, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनसे किस तरह के सवाल किए गए, किस प्रोफाइल पर पूछा गया, वो किस प्रोफाइल पर थे तो क्या पूछा गया। और ये रैंडम होता है, कोई प्लान तरीके से नहीं। हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अभी अफगान मुद्दा चल रहा है, तालिबान का मुद्दा, तो हो सकता है वो कॉमन हो, सभी से पूछ लिया जाए, ओपिनियन बताइए अपना, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, लाइक दैट। ठीक है। तो इस तरह से कोई ट्रेंड एग्जैक्ट होता नहीं, लेकिन उस वक्त करंट में क्या चल रहा है उसके बेसिस पर तो तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखें कि स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से किया जाए और कैसे किया जाए, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस की ट्री बनाइए, मेक योर ओन ट्री। अब होता क्या है, क्वेश्चंस की ट्री का मतलब क्या होता है कि पूछा यहां से था, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन यहां था, पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गए, फिर इधर पहुंच गए, फिर कहीं और चले गए, फिर यहां से इधर जंप कर गए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से उसके डायमेंशंस बदल जाते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मैंने फुटबॉल खेला है या फुटबॉल खेलता हूं मैं, तो फट से उन्होंने पूछ लिया, फुटबॉल के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने कहा बताइए कि अभी फुटबॉल जगत में एक कोई खबर बड़ी फेमस रही है, तो मेसी साहब की न्यूज़ है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने पुराना क्लब छोड़ा, नए क्लब में चले गए। तो अब क्लब का नाम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्लब से उन्होंने फिर अचानक किसी के मन में आ गया, अच्छा बताइए भारतीय फुटबॉलर के नाम आपको याद है, फिर भारतीय फुटबॉल में आ गए। फिर वो अचानक भारतीय फुटबॉल से पूछ रहे उन्होंने, अच्छा बताइए भारत का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है, वहां पहुंच गए। फिर पता चला वहां से कोई छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच गया, अच्छा बताइए छत्तीसगढ़ के फेमस स्पोर्ट्स क्या है। तो आपने जो भी कहा उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा नहीं वो छत्तीसगढ़ वाले बताइए, जैसे मतलब हमारे यहाँ खो खो, कबड्डी है ना, गेड़ी चढ़ना, ये सब स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, गिल्ली डंडा, ये सब भी आ जाते हैं। आपने बता दिया खुलकर। क्लियर है। फिर वहां से आते आते अचानक उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स में भागीदारिता कम क्यों है।
फिर आपने बोलना शुरू किया। क्लियर है? तो ऐसा करते करते वो इंटरव्यू कहीं से कहीं पहुंच जाता है, कहीं शुरू कहीं और हुआ था, पहुंच कहीं और गया। तो आपको खुद को जज करना है कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं तो उसमें मुझसे लिंक्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, अलग अलग दिशा वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस की ट्री बनाइए दोस्तों, और हो सकता है वो ट्री अलग जाकर मतलब कहीं और पहुंच जाए। हाँ, इसी में एक ट्रिक भी होती है कि इंटरव्यूअर को आपको जिसमें कमांड है उस टॉपिक पर घुमाकर ले आना। क्लियर है? लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जिस टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी है उस टॉपिक पर आप बातचीत कर सकते हैं, या बार बार वो चीज आपके सामने आ सकती है। तो उन आधारों पर आप देख सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट वहां जाकर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है? जैसे कहा कि अच्छा अपने बारे में बताइए, आप टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अब यहां पर ये अक्सर बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में बताइए, सबसे पहले नाम बताइए, आप कहां से हैं बताइए, आपके माता पिता के बारे में बताइए, स्कूल के बारे में बताइए, कॉलेज के बारे में बताइए, आपने जॉब किया तो जॉब के बारे में बताइए। जब सब खत्म हो जाए देन हॉबी के ऊपर आइए कि मेरी हॉबी ये है। फिर भी वो लोग चुप हैं और सुनना चाह रहे हैं तो फिर और बोलिए, सर मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये चैलेंजेस हैं, मुझे और कुछ नया सीखने की चाहत है, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, लाइक दैट। तो वो डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता आपको, कोई ना कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा कि अच्छा ठीक है बताइए, आप स्कूल में कैप्टन थे तो कैप्टन कौन होता? कैप्टन आर्मी में होता है तो कौन होता है? नेवी में होता है कैप्टन तो कौन होता है? एयरफोर्स में होता है तो कौन होता है? लाइक दैट। इस तरह से पूछा जा सकता है। मतलब जो भी आपके बोलने के दौरान उन्हें जो भी क्लू मिला उससे उठाकर वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको भी डिसाइड कर लीजिए कि जब आपको बोला जाए कि अपने बारे में बताइए तो अपने बारे में जो भी जानकारी है वो सब दे सकते हैं। कोई इसका जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वहां पर आप याद रख पाए। हाँ, पहले नाम बताइए, फिर अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए, फिर अपने माता पिता के बारे में बता दीजिए, शहर के बारे में बताइए, कॉलेज के बारे में बताइए, जॉब में है तो जॉब के बारे में बताइए। ऐसा बताकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वो होगा ही ऐसा कि बहुत ज्यादा देर तक वो लोग चुप नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ वो पूछते रहेंगे, और बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं देने, छोटे छोटे कट टू कट बात करनी। हाँ, कुछ जगह जहां आपको लग रहा है कि कमांड अच्छी है, जवाब दिया जा सकता है तो दीजिए। आपको लगता है प्रतिभा दिखाने का समय है तो जरूर जवाब दीजिए। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको अपने प्रोफाइल पर तैयारी करनी है। क्लियर है? आपका अपना प्रोफाइल मायने रखता है। सबसे पहले आपके नाम का अर्थ, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके नाम में शिव प्रसाद आपका नाम है, तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा बताइए शिव भगवान इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब माइथोलॉजी पर जा सकते हैं वो, धार्मिक पक्ष पर जा सकते हैं वो। क्लियर है? तो नाम फिर हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए आपसे जुड़े हुए नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, या आप किन्हीं को जानते हैं, इस तरह के सवाल भी आते हैं। या कोई पॉलिटिशियन का नाम बताइए, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताइए, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपने नाम के बारे में छानबीन कर लीजिए, उस नाम का अर्थ इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग धर्म पर विश्वास करते हैं तो उस आधार पर आपके नाम भी वैसे रखे जाते हैं। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट। देन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में डेट भी इंपॉर्टेंट है। देन डेट के अलावा मंथ इंपॉर्टेंट है, और मंथ के अलावा ईयर इंपॉर्टेंट है। डेट में आपको यह देखना है कि जिस डेट को आप पैदा हुए थे उस डेट में कोई पर्टिकुलर घटना घटी है देश में या विदेश में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। पहले पॉजिटिव को बताना है यदि पूछ ही लिया तो। क्लियर है? मंथ में छत्तीसगढ़ी में उस महीने का नाम याद रखिए, हिंदी में नाम याद रखिए कि उस महीने को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में तो आपको पता ही। फिर उस ईयर को गूगल में सर्च करके देख लीजिए। सपोज जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 92 या 1991 है, तो यहाँ पंचायती राज लाया गया था, यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, उसको भी आप चेक कर लें। क्लियर है? उसके बारे में जानकारी रख लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं कि आप जिस साल पैदा हुए थे बताइए कोई घटना घटी थी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। दिस शोज कि आप कितने अवेयर हैं अपने बारे में। जैसे शादी वाले दिन दूल्हा कैसे अपने आप को तैयार करता है, हर चीज परफेक्ट करके जाता है। दुल्हन भी लगभग ऐसी ही तैयारी करती, कोई चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। दूल्हा अपने जूते मोजे बेल्ट सब नया लेता है, टाई वाई सब नया लेता है, सेकंड हैंड में काम नहीं चलेगा भाई। परफेक्ट तैयारी।
बिल्कुल पार्लर वार्लर से है ना सजा के परफेक्ट, उस वक्त उसका पूरा फोकस खुद पर होता है। जो फोकस की बात मैंने कही, अपना होमवर्क अच्छे से करके रखना। तो एग्जैक्टली आपको भी यही करना है। एनीवेज, सो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजों पर आपको काम करना है और ये देखना है कि कोई विशेष बात तो नहीं है उसके, कोई हिस्टोरिकल घटना तो नहीं घटी है, इतिहास में जाकर देख लीजिए। और पॉजिटिव चीज पहले बताइए, जैसे 92 में बाबरी मस्जिद की भी घटना घटी है, तो उसको एकदम से मत बोलिए, आप बोलिए सर पंचायती राज लागू किया गया था हमारे देश में, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। बाबरी मस्जिद को बाद में रखिए, जरूरत पड़े तो बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए आप। हाँ, बार बार वो बोले और कोई घटना घटी थी और कोई, जी सर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। ठीक है, इस तरह से आपको लेकर आना उसको। देन फैमिली बैकग्राउंड, ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। तो अक्सर फैमिली बैकग्राउंड से जब सवाल किया जाता है तो उसमें होता क्या है कि आपके घर में हो सकता है एग्रीकल्चर हो, आपके घर में हो सकता है बिजनेस हो, तो वहां से सवाल हो सकता है कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं किया, वो सवाल हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके दादा परदादा या पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके बारे में बातचीत हो सकती है कि फैमिली में तो सभी लोग डॉक्टर से, आप क्यों नहीं डॉक्टर बने, सभी लोग सीए हैं, आप क्यों नहीं बने, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन फादर साहब का ऑक्यूपेशन क्या है और आप उनके काम को क्यों नहीं कंटिन्यू किए। मान लो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं। मान लो फादर आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो पता चला इरिगेशन वाले सवाल पूछ लिए कि छत्तीसगढ़ में बताइए सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। ठीक है, तो फादर के ऑक्यूपेशन से या मदर के ऑक्यूपेशन से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यदि मदर जॉब में है तो, और फादर मदर दोनों हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। क्लियर है, तो इस पर आपका जवाब स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं सर मुझे इंजीनियर बनना था तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब में आना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देन स्कूल के बारे में, स्कूल के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, और ध्यान रखिएगा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बुराई नहीं करनी, क्योंकि आप वहां से पढ़ के आए और आज जो कुछ भी हैं आप उनकी वजह से हैं, ऐसा भी क्रेडिट जाना चाहिए। तो उनका सम्मान कीजिएगा, गलती से भी बुराई मत कीजिएगा, चाहे वो कितना भी उकसाए आपको, लेकिन आपको बुराई नहीं करनी है। ठीक है, और स्कूल कॉलेज में कोई विशेष बात जुड़ी हुई है तो उसको भी ध्यान में रखिए कि छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज, छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल, जैसे कोई भी तथ्य हो, विशेष तथ्य, और उस टाइम पीरियड के जो भी प्रिंसिपल्स हों उनके बारे में आप बात याद रखिए, उनका नाम याद रखिए, और याद नहीं आया तो माफी मांग सकते हैं कि सॉरी सर। झूठ मत बोलिएगा, ब्लफ मत कीजिएगा वहां पर, क्योंकि पता चला वो उस टाइम पर उस कॉलेज से संबंधित रहे हो या स्कूल से, तो उनको नाम याद हो तो फिर दिक्कत हो सकती। ठीक है, शहर, जिला और राज्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शहर के बारे में विशेष तथ्य याद रखिए, कुछ नए जिले बने हैं, 4 नए जिले बने हैं, कुछ नए तहसील बने हैं। यदि आप उन क्षेत्रों से हैं तो डेफिनेटली सवाल उठेगा। छोटे जिलों की अहमियत पर भी सवाल उठेंगे। एक बार प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में कि छोटे जिले होने चाहिए या नए राज्य बनाए जाने चाहिए। तो छोटे जिलों में प्रशासन अधिक बेहतर हो सकता है, गवर्नेंस बेहतर हो सकता है, हम गुड गवर्नेंस की ओर जा सकते हैं, अप्रोचेबिलिटी बढ़ जाती है, सरकार एक्सेस में आ जाती है। क्लियर, बहुत सारे उसके फायदे हैं, बात करेंगे। देन सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पॉपुलेशन याद रखिएगा, सेंसेस याद रखिए। लास्ट वाला सेंसेस अभी 11 वाला ही है हमारे पास, अभी नया वाला तो हुआ नहीं है। ठीक है, फिर उसमें सेक्स रेशियो हो सकता है, आईएमआर, एमएमआर। यदि आपका जिला शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसके बारे में सोचिए कैसे आप उसको ओवरकम करेंगे। शहर आपका पिछड़ा हुआ है तो उसके बारे में सोचिए कि यदि आप गांव से हैं, गांव पिछड़ा हुआ है तो उसके बारे में सोचिए। मतलब इस तरह के तथ्य निकालिए, और वहां के जो भी एमपी, एमएलए, सरपंच, पंच, पार्षद, जो भी जिस एरिया में आप रहते हैं, जो भी वहां पर पदाधिकारी, उनके बारे में यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, पता होना भी चाहिए। हमारे मोहल्ले के पार्षद कौन है, या हमारे एरिया, हमारे वार्ड के पंच कौन है, सरपंच कौन है, ठीक है, मेयर कौन है, कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, एमपी, एमएलए, ये सब याद रखना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, शहर के बारे में पर्यटन स्थल, जिला में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। आप घूमने के शौकीन है तब तो और इम्पोर्टेंट चीज है, खाने के शौकीन है तो भी उसके बारे में बातचीत कीजिए, है ना। और फिर कोशिश कीजिए कि इसमें कुछ सकारात्मक जानकारी दें, क्योंकि देखिए जो भी मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी छत्तीसगढ़ घूमने का प्रयास किया होगा। हर आदमी घूमता ही है, और वो लोग तो हमसे सीनियर है काफी, तो कहीं ना कहीं पर वो घूम के आए होंगे। तो इस आधार पर आप चीजों को थोड़ा सा एड्रेस करेंगे और सिटी या राज्य के बारे में बेहतर, जिला के बारे में बेहतर स्थिति में रहेंगे आप। ठीक है ना, फैक्ट्स थोड़ा तैयार कर लीजिएगा लिख लिख कर।
इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं। अब चलते हैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन से सवाल किया जाएगा दोस्तों। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब किए हैं तो फिर जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर जॉब से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे आपसे, और जॉब का पूरा प्रोफाइल तैयार रखिएगा। मतलब आपने सरकारी जॉब की है तब तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के बारे में फैक्ट्स, है ना, और प्राइवेट जॉब में है तो अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आप दीजिए। जॉब क्यों छोड़ रहे हैं वो भी एक कारण आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दी लास्ट जॉब, जो भी लास्ट जॉब है आपका, और छोड़ क्यों रहे हैं उस पर भी आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो जहां भी आपने काम किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ट्राइबल डिपार्टमेंट में पुरानी जॉब की है, तो ट्राइब्स छत्तीसगढ़ में कितने हैं, कैसे हैं, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, उनके बारे में, उनके चैलेंजेस क्या हैं, आपने अपनी ओर से क्या प्रयास किया सरकार में रहते हुए, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इफ इट इज गवर्नमेंट जॉब, बी प्रिपेयर्ड विद दी फैक्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। देन आपको जॉब की हायरार्की पता होनी चाहिए कि आपके बॉसेस कौन है, फ्लो कैसा है, ऑर्डर का फ्लो कैसा है, ठीक है, आप किसको रिपोर्ट किया करते थे, और परेशानी आती थी तो किसको आप अप्रोच किया करते थे। और इफ इट इज प्राइवेट जॉब, बी प्रिपेयर्ड विद रीजंस फॉर लिविंग। अक्सर होता है कि अच्छी सैलरी वाले प्राइवेट जॉब को छोड़ने पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक बच्ची थी हमारे यहाँ, 2 बार वो इंटरव्यू दी, दोनों बार उसको नंबर कम आए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर उलझा देते थे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी। उनकी लाख भर से ज़्यादा की तनख्वाह थी, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा बोलते हैं, उसके बावजूद भी किसी एक क्वेश्चन पर आप फंस गए और जवाब नहीं दे पाए, तो भी दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? तो इस तरह से जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि आपके टाइम पर एमडी कौन थे आपके कंपनी के, अभी कौन है, यदि कंपनी प्राइवेट में आपने काम किया है तो, ठीक है। या आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें तो आपके बॉसेस के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा था, वो सब पर भी आपसे सवाल किया जा सकता है। देन बारी आती है करंट अफेयर्स की दोस्तों। इसमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों पर पकड़ बनानी चाहिए, खासकर विश्लेषणात्मक आयाम वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल डायमेंशंस वाले क्वेश्चन। कुछ क्लासेस आपकी यहाँ से होंगी और आईआर की क्लासेस होंगी, दिल्ली के हमारे फैकल्टी मिस्टर कनिष्क लेंगे, तो आपको बेहतर कमांड करा के दे देंगे। और भी कुछ करंट वाले टॉपिक्स की क्लास भी हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा, महीने 1.5 महीने का या लास्ट 6 मंथ का ब्रश अप मिल जाएगा और ओपिनियन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो खुद के नोट्स बनाइए, छोटे छोटी न्यूज़ को लिखिए, और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में मान लो केंद्र सरकार कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, छत्तीसगढ़ प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, या और इससे पहले स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, उन सबको एक जगह करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं लापरवाही करते हैं कि सर एग्जाम आ गया, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। भाई एग्जाम आपका न्यूज़पेपर वाला ही है, तो पढ़िए ना, रोज 2-2 अखबार, डीडी न्यूज़ भी देखिए, डिस्कशन भी सुनिए, ये सब कीजिए आप, तब जाके इस एग्जाम को आप निकाल पाएंगे, ठीक है। रीड नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर। लोकल के लिए छत्तीसगढ़ में आप दैनिक भास्कर पर रिलाई कर सकते हैं, या फिर आप इस पर पत्रिका जैसा अखबार, नवभारत, ये सभी अच्छे अखबार हैं, इन सभी से आप कवरेज ले सकते हैं लोकल चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में द हिंदू, यदि इंग्लिश मीडियम है तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई हिंदी अखबार आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है ना, या फिर नवभारत टाइम्स है, नेशनल एडिशन पढ़ सकते हैं, या फिर डीडी न्यूज़ की वेबसाइट से भी आप काम चला सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो भी हो सकता है, न्यूज़ ऑन एयर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके ऊपर आपको रिसेंट कम से कम जो ट्रेंड है उसको समझना होगा। क्लियर? जैसे अफगानिस्तान पर स्टैंड है, या फिर इजराइल पैलेस्टीन के बारे में, नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में, श्रीलंका के बारे में, ये सारे इश्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये शुरू से सीजीपीएससी में पूछा जाता है, आप लोग को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं आप लोग, जितने लोग भी क्लास में हैं, तो प्लीज़ इस मुद्दे को आप ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर भी मेरी ओर से ये प्रॉमिस है कि आपको आईआर की क्लास अलग से मिलेंगे। सीजी रिलेटेड प्रोग्राम्स तैयार करके जाइए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हों, है ना, करंट अफेयर्स में, वो सब रेडी करके जाइए आप। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए आप इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई होमवर्क वाली, तो अब जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जहां जाकर आपको डोर नॉक करना है, ठीक है, नॉक दी डोर। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है दोस्तों, कई बार होता है आपको दरवाजा खोलकर, जो वहां पर पियोन होंगे वो आपको दे देंगे दरवाजा खोलकर, यदि नहीं दिया है तो फिर खुद खोलिए
और वहीं गेट पर रहकर आप इस तरह से आप दरवाजा खोलकर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहां किसी भी कीमत पर इस तरह से मे आई कम इन सर, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी लूज नहीं होनी चाहिए, बी स्ट्रांग और अच्छे से, है ना, बिल्कुल स्मार्टली खड़े होकर मे आई कम इन सर इस तरह से किया जा सकता है, राइट। और पहले से दरवाजा खुला है तो भी इस तरह से मे आई कम इन सर पूछा जा सकता है। और जब वो यस बोले तब स्टेप इन कीजिए, नहीं तो पता चला पहले ही अंदर आ गए, सर मे आई कम इन सर, अंदर तो आ ही गए हो, फिर आ जाओ भाई अंदर, इस तरह से वो बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। फिर जाते ही वहां पर आपको बैठना नहीं है, पहले अनुमति ले लीजिए या चेयर के पास जाकर इस तरह से खड़े हो सकते हैं, फिर वो परमिट करें तब फिर बैठिएगा। और विश जाते ही विश करना है तो सबसे पहले महिला कैंडिडेट जो भी होंगी वहां पे, महिला जो इंटरव्यूअर होंगी, बोर्ड मेंबर, उनको पहले विश कीजिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और सभी को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि एक बार मैम को बोलिए, एक बार सभी लोगों को देखते हुए आप आंसर विश कर सकते हैं। क्लियर है? और चेयर को वहां से हटाएंगे नहीं। क्लियर है? तो ये विशिंग दी बोर्ड्स हो गया। उसके बाद चेयर को हटाना नहीं है वहां पर, लाइक क्योंकि आपके लिए वो असभ्यता का मसला है, जो वहां पर लगा कर दे दिया गया उसी में ही आपको बैठे रहना है, ठीक है ना, मतलब वहीं पर उसी जगह पर आपको बैठना है, ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा विशिंग दी बोर्ड, तो उनको विश करना है, ठीक है। और कई बार होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में जाकर इमीडिएट बैठ गए, वो भी नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा चेयर में बैठते वक्त, बैठते ही बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएगा, ताकि आपकी जो ये बैकबोन है वो चेयर के वॉल से लग जाए, ताकि आप बैठने में कंफर्ट हो। और डिसाइड कर लीजिए हाथ कैसे रखना, बार बार उसको चेंज नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हाथ का मूवमेंट हो सकता है बात करते वक्त, ऐसे ऐसे समझाने के लिए हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे सर क्रांति होगी, आंदोलन होगा, है ना, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहिए आपकी। क्लियर है? तो वो बैठे बैठे आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट, ठीक है, अलाउड है, बहुत उसका ऑब्जेक्शन नहीं होता। और आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए सभी के साथ। ऐसा नहीं कि सवाल इधर वाले ने पूछा तो पूरा ऐसे घूम के बैठ गए, जी सर बताइए, और बातचीत पूरी हो रही है उनके साथ, ठीक है ना, ऐसा नहीं, सभी के साथ मिलकर आपको बातचीत करनी है। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा और फिर जवाब देते वक्त फिर आप सबको देखते हुए बातचीत कीजिए। क्लियर है? तो आई कॉन्टैक्ट सबके साथ रखना है, घूरना नहीं है, बिल्कुल एक जो औपचारिकता होती है उस एंगल से आपको लेकर, और सबकी आंखों में देखना है, ठीक है ना, और इधर छत में नहीं, पीछे नहीं, आंखों में देखे। जब को लगे कि बस इसको काफ़ी देर तक हो गई तो बगल वाले मेंबर की तरफ, फिर इधर, इस तरह से तो आपको बोरियत भी नहीं होगी, उनको भी बोरियत नहीं होगी। सबको इंगेज कीजिए अपने साथ, ठीक है ना, सबको इंगेज करने की कोशिश कीजिए, उनसे सहमति लेने का प्रयास कीजिए, ऐसा करना पड़ता है, राइट। सो अब आते हैं डूज, मतलब करना क्या क्या है। Everyone loves to see smile on face. चेहरे पर स्माइल हो तो बेहतर है, बट लिमिटेशंस, दुख की घटना या कोई ऐसी बात हो रही है कि जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो रही, तो डेफिनेटली स्माइल नहीं करना है। लेकिन लाइट मूड में वो उन लोगों ने कोई सवाल किया है ना, कि जैसे आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं, तो उस वक्त थैंक यू सर बोलना, ऐसा नहीं कि एकदम खुश हो गए, एकदम गदगदा गए अंदर से ही और बढ़िया हंसने लगे, है ना, वो भी नहीं करना। तो मतलब वो नेचुरल होता है, आपके अंदर से होता है कि थोड़ी व्यक्ति आदमी शर्मा जाता है, जी सर, थैंक यू सर, इस तरह से। तो रिस्पॉन्स करना है, ऐसा नहीं कि बोले कि आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, पता चला ऐसे ऐसे करके आप चुप हो गए, ऐसा करके, है ना, बनावटी नहीं रखना है। मतलब वो नेचुरल फ्लो में आना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा जी सर, थैंक यू सर, इस तरह से होता है ना कि आपको कोई तारीफ कर दे तो आप थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, अकड़ू बने नहीं रहना है कि पता नहीं क्या बोल दिया मुझे, तो मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, इसे पनिशमेंट ना दे दें, ऐसा नहीं करना है। और इतना भी स्माइल नहीं करना है कि चुप ही नहीं हो रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल हंसे जा रहे हैं या स्माइल के चक्कर में, ठीक है, और कोई ऐसी बात हो गई कि बिल्कुल जोर जोर से हंसी आ रही है, ऐसा भी नहीं करना है, तो ये सब असभ्यता माना जाएगा। और बाकी मैंने बता दिया, गंभीर मुद्दों पर थोड़ा सा, ठीक है, ये सब नेचुरल होना चाहिए, सीखने की जरूरत नहीं, आप जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रहिए। गुड लुकिंग इज ऑलवेज बेटर इन टर्म्स ऑफ ए स्मार्ट क्लॉथिंग। सो गुड लुकिंग का मतलब ये नहीं कि चेहरा मोहरा बहुत सुंदर और गोल वोल हो और रंग बिल्कुल साफ हो, ऐसा कोई, ऐसी कोई जरूरत नहीं वहां पर, ठीक है, और इन सब का भेदभाव कभी नहीं किया जाता। कपड़े साफ सुथरे हों, आयरन किए हों और आपके फिटिंग के अनुसार हों।
पता चला कि बड़े भैया का कपड़ा पहन के आ गए ऐसा लग रहा है ना, शर्ट बिल्कुल बाहर निकली हुई है, कॉलर बिल्कुल बड़े बड़े हैं, ये तो और यहाँ तक आ चुका है, ऐसे मानो ठंड लग रही हो, जैकेट निकाल ली हो, है ना। ऐसा नहीं करना है, मतलब आपके मेजरमेंट के कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। और डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को अभी से डिसाइड कर लीजिए। लाइट कलर की शर्ट हो सकती है ना, डार्क कलर का आपका ट्राउज़र हो सकता है, गर्ल्स के लिए साड़ी या फिर फॉर्मल सूट अलाउड है और आप वो पहन सकते हैं। और अभी से उसको ट्रायल में भी ले आइए, 1-2 बार पहन लीजिए, नहीं पता चला गए तो एकदम नए नए कपड़े की खुशबू आ रही है, हाँ जी नया कपड़ा सिलवाए हो, है ना, मान लो पूछ ही लिए तो 1-2 बार धुल जाए तो आपको भी थोड़ा कंफर्ट लगे। नहीं तो पता चला नया नया जूता लिया और वहीं जाके चर 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 जूते की आवाज़ आ रही है या टैक 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 आवाज़ आ रही है, तो ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, बिकॉज वो चीज़ें आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, राइट। पता चला कि जूते में नाल ठुकवा लिए कि हम जाएंगे बिल्कुल टाक 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 आवाज़ आएगी, ऐसे नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल शूज़, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, ब्लैक शूज़, और लेस वाले हों तो बहुत अच्छी बात है, सॉक्स उसके अकॉर्डिंग मैच करता हुआ, और लेस वाले ही पहनिएगा क्योंकि वो फॉर्मल में माना जाता है। टाई आप पहन सकते हैं तो बिल्कुल अच्छे से पहनिएगा, और ऊपर का ये बंद होना चाहिए, पता चला कि गला कस रहा है और बोलते भी नहीं बन रहा है सर, ऐसे ऐसे आवाज़ निकल रही है आपकी, है ना, तो वैसा भी नहीं करना है। मतलब कंफर्ट जोन पर आप पहने उसको, और पहले से आपको आता हो पहनना तो और अच्छी बात है। और बेल्ट के बिल्कुल मिड में आकर रुकना चाहिए, जैसे बेल्ट आपका मान लो इतना चौड़ा है तो यहाँ तक टाई आकर रुक जाए, इस तरह से आपको उसको बांधना है, ठीक है ना। और नहीं है तो किसी से बंधवा भी, क्योंकि देखिए उस वक्त क्या होता है ना कि थोड़ा सा आप अच्छे कपड़ों में जाते हैं और अपने मेजरमेंट के अनुसार सिले हुए कपड़ों में जाते हैं तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। कपड़ों की अहमियत थोड़ी होती है, आपकी पर्सनालिटी मतलब गुड लुकिंग है तो उसका फर्क तो पड़ता है ना। आपको मतलब देखकर जैसे आप बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को आप देखते हैं तो समय के अनुसार वो लोग कपड़े अपने हिसाब से पहनते हैं कि जहाँ पर जाना है उसके डिमांड के हिसाब से आप पहन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कपड़े वगैरह के मुद्दों को, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कपड़ों की बात कर रहे थे कि कपड़े किस तरह से होने चाहिए, इसके बारे में बातचीत हो रही थी। और ध्यान रखिएगा बेल्ट जो पहने वो सिंपल सोबर होना चाहिए, बकल उसका बहुत ऐसा फैंसी वाला बकल नहीं होना चाहिए। और घड़ी जो पहन के जाएं ध्यान रखिएगा कि उसमें पता चला अलार्म लगा हुआ है, वहाँ जाकर बजना शुरू हुआ, आप बंद भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और बहुत फैंसी घड़ी पहनने से बचिएगा, मतलब सिंपल हो तो अभी नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है जो पहन रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच पहनने से थोड़ा बचिएगा। अब आई वॉच वगैरह सब काफ़ी महंगे आते हैं, कॉस्टली गैजेट्स हैं, 30-40 हज़ार के आते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर अनावश्यक क्वेश्चन हो सकता है। तो बचने के लिए बेहतर है कि आप नॉर्मल घड़ी आपके पास हो तो वो पहन कर जाएं। और बॉयज़ एक पेन रखें पॉकेट में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हेयर्स वगैरह ट्रिम करा लीजिएगा समय पर। नेल्स आपके कटे होने चाहिए। पिछली बार है या एक घटना बता रहा हूँ मैं इंटरव्यू की, कुछ लड़कों को पता नहीं क्यों आदत होती है ये वाले फिंगर का नेल बढ़ा कर रखते हैं, तो उन्होंने पूछ लिया था, काफ़ी खिंचाई कर दी थी इसी मुद्दे पर। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, है ना। और अभी रक्षाबंधन भी नज़दीक है, तो पता चला कि आप बहुत सारा, है ना, रक्षा के जो बंधन है, बहुत सारे बंधन बांध के दोनों हाथों में कि हमारी ढेर सारी बहनें हैं, है ना, इस तरह से आप पहुंच तो गए वहां पर, तो ये सब नहीं करना, उतार दीजिएगा, फिर बाद में बांध लीजिएगा आप। और पता चला कि यहाँ से कोई ताबीज या माला या, है ना, इस तरह से लटक रही है, वो भी नहीं होना चाहिए, सब अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि डिसेंसी के लिए ठीक नहीं है। वो आपके कपड़ों के अंदर रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर, कोई भी ऐसे ऑड वाली चीज़ नहीं करनी है। और परफ्यूम वगैरह भी यदि आप लगाते हो तो ऐसा परफ्यूम लगाइए जो लाइट हो, पता चला बिल्कुल चमेली की तेल जैसी खुशबू आ रही है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं बोर्ड मेंबर, तो ऐसा भी नहीं करना है। और सिर पर तेल वेल लगाते हो तो वो भी थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि हल्का फुल्का, यदि डेली लगाते हैं आप, शैम्पू करके गए, है ना, बिल्कुल जुल्फें उड़ने को हो रही हैं, ऐसा नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब बाल टाइड होने चाहिए प्रॉपर, पता चला ये ऐसे ऐसे करते वहाँ बैठे हैं, ऐसे सिर पर बाल आ रहा है, आपके माथे पर बाल आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉच के बारे में हो गई, पेन के, और शूज़, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घर से जब चलें तो कोई भी एक छोटा सा रुमाल या कपड़ा रख लीजिए या टिश्यू पेपर रख लीजिए, और वहाँ जाकर कमीशन के अंदर जाने के बाद शूज़ क्लीन कर लीजिए। कई बार घर से वहाँ तक पहुँचने में धूल वूल लग जाती है,
तो पता चलो आप फिर पोंछने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं और उठाकर फिर डस्टबिन में डाल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो वो छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव साउंड करने चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बी कॉन्फिडेंट। जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आवाज़ अच्छी होगी। घबराई हुई आवाज़ और अच्छी आवाज़ दोनों में फ़र्क है। गुड मॉर्निंग सर, है ना, इस तरह से आप जब जाकर बोलते हैं पॉजिटिव साउंड करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब घर से चलें तो अपने टाइम के अनुसार भोजन वैसा कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्प्राउट्स वगैरह लीजिएगा, है ना। दोपहर है तो गरिष्ठ भोजन ना करें, पता चला जाके वहाँ जम्हाई आ रही बिल्कुल और मतलब नींद ना आए ये कोशिश में आप लगे हुए हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। या सुबह ही दबा के बिल्कुल आलू के पराठे खा लिए और वहाँ जाकर नींद आ रही है, ये सब नहीं कीजिएगा। कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, जूस ले लीजिए, हल्का फुल्का जो मतलब आपको ऊर्जा देकर रखे और आलसपन ना लाए आपके अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा। डोंट्स में चलते हैं। डोंट आर्ग्यू, डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना है, बहस नहीं करना है। हाँ, किसी क्वेश्चन पर आपको लगता है कि आप सही हैं तो अपनी बात रख सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पर मैं सही हूँ और इसलिए मेरी बात सही है, उसका लॉजिक भी दीजिए आप। और लगे फंस गए हैं, जैसे मान लो आपको आर्टिकल 74 बोलना था और आप 73 बोल गए और आपको 1 मिनट बाद याद आया, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, सर जो पीछे मैंने आर्टिकल बोला था वो गलत था, रियल आंसर ये। तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। या फिर डिस्कशन पूरा हो गया उस मुद्दे पर और आपको याद आया कि कोई तथ्य आपका गलत हो गया था, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, सर जो मैंने फैक्ट बोला वो गलत है, ये उसका फैक्ट है। तो ये भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन किसी मुद्दे पर एक ओपिनियन आपने बना ली है तो उसको बार बार बदलना ठीक नहीं। ओपिनियन के मामले में कह रहा हूं, एक तो ओपिनियन पहली शर्त है कि सही होना चाहिए। अब जब ओपिनियन दे ही दिया है तो फिर उसके ऊपर पीछे मत हटिए, क्योंकि उनके दबाव में पता चल उनका अच्छा ऐसा होता है, नहीं 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 सर ऐसा होता है, अच्छा ये होता है, नहीं 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 सर पहले वाला ठीक था। तो ऐसे आपको बार बार चेंज नहीं करना ओपिनियन, क्लियर है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आप फिर ठीक है अपना जो पॉइंट है उस पर, नहीं सर ऐसा ही ठीक है, अड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बोल चुके हैं। या तो आप सही सोच समझकर बोलिए ताकि अफसोस ना हो। तो इस तरह से उस एंगल को आप डेवलप कीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, क्लियर है। और रॉन्ग फैक्ट्स कोट नहीं करना है पहली बात तो, और मना भी कर सकते हैं कि सर मुझे याद नहीं है। हाँ, और किसी चीज पर डायरेक्टली मना करने से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार कोशिश कर लीजिए, सर आप अनुमति दें तो मैं ट्राई करना चाहूंगा, पूरा अच्छे से तो याद नहीं है मुझे लेकिन जितना याद है आप अनुमति दें तो आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। इस तरह से तो वो उनको अच्छा लगेगा कि चलो आपने ट्राई तो किया। और देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पर मना करने पर कोई पनिशमेंट नहीं है यार, पनिशमेंट तो किसी चीज पर नहीं है। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर आप मना कर देते हैं तो फिर दिक्कत आती है, फिर वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं आपका, क्योंकि फैक्ट्स पर कोई एनालिसिस होती नहीं है सच, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुद्दा उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो इस आधार पर आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी हमारी कि किसी भी क्वेश्चंस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, है ना। इस पर भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मसला है ये हमेशा संभल कर इस पर बात करनी है आपको। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ये झूठ वाले मैटर पर कि किसी भी मुद्दे पर आपको झूठ नहीं बोलना है और ब्लफ नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये चीज़ है जो पकड़ी जाती है ना। कभी भी मैनिपुलेशन जैसी चीज़ और नेगेटिव बोलना या किसी की बुराई करना, इन सब से हमें बचना चाहिए वहाँ पर, राइट। और किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बताकर चैलेंज बताइए तो ज़्यादा अच्छा है कि सर ये चैलेंज है, इसे दूर किया जा सकता है, इसका समाधान है ज़रूर, मतलब पॉजिटिव साउंड होने चाहिए आप। और किसी भी कीमत पर आपको बिल्कुल सर ठीक हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आईएएस के इंटरव्यू में। तो उस टाइम पर नेपाल में भी कुछ दंगे फसाद हो रहे थे, 2008 या 9 की बात है, 7 या 8 की बात है, ऐसे कुछ है। फिर इधर पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही थी, अफगानिस्तान में भी उस वक्त इशूज चल रहे थे। तब उन्होंने पूछा यार हमारे पड़ोसी देशों के आसपास मतलब हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बोले सर कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, हाँ सर ये सब छोटी मोटी बातें हर देश में ये सब होता रहता है ना, सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपको पॉजिटिव बने रहना है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फाइनली उस बंदे को अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो लोग आपका अप्रोच और एटीट्यूड देखना चाहते हैं, क्लियर है। आपका अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इन सारे मुद्दों को वो लोग समझना चाहते हैं, राइट। सो ये भी हमारी बात होगी इस पर। और आगे चलते हैं, ड्रेस कोड पर लगभग बातें हो चुकी हैं कि ड्रेस कोड कैसा क्या होना चाहिए, ठीक है। अपनी समझ से बेहतर तैयारी कर लीजिए इसको। और वही दूल्हा वाला एग्जाम्पल है ना, दूल्हा अपनी शादी के लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है, अच्छी शॉप जाता है
और देखिए फिर से कह रहा हूँ, महंगे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पहनते हैं वैसे ही पहनिए, जिस रेंज का आप पहनते हैं पहनिए, लेकिन कपड़ा आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, वो कलर आपके ऊपर खिल जाए, और एकदम लाल पीला काला भी नहीं, जो फॉर्मल कलर्स हैं वो आप रखिएगा। वाइट शर्ट भी हो सकती है, ग्रे कलर की पैंट हो सकती है, या ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है, जैसे मैंने लाइट ब्लू पहन रखा है, या इस तस्वीर में भी लाइट ब्लू जैसा है। और या फिर ग्रे कलर की ट्राउज़र, ब्लू कलर की पैंट, ब्लैक कलर की पैंट, है ना। ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्रीम कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या कोको कोला कलर की पैंट भी इस तरह, मतलब जो कॉफ़ी कलर होता है वो, है ना। तो ये सब किया जा सकता है। गर्ल्स भी पहले से अपना प्रिपेयर कर लें, जो भी ड्रेस आपको डिसाइड करना है। और बहुत ज़्यादा लाइक जो लड़कियों के घेरेदार सलवार कुर्ते ये सब आते हैं, वो सब अवॉइड कीजिएगा। फॉर्मल जिसको हम कह सकें उसको आप वियर करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़्यादा चूड़ी वूड़ी पहनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मल मीटिंग में आप जा रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब ओवरऑल मेकअप आपका बहुत लाइट होना चाहिए, गर्ल्स के लिए एडवाइजेबल है। और जो भी आप कानों में या नाक में जो भी पहने वो सब बहुत सोबर किस्म के होने चाहिए, और बहुत ऑड नहीं लगना चाहिए, बहुत ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बाकी स्पेशल 1-to-1 आपको कोई एडवाइस चाहिए, बातचीत करनी है, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर योगिता मैम से भी आप बात कर सकते हैं कि ड्रेस कोड किस तरह से क्या होना चाहिए, ठीक है। सो फाइनली सारे मुद्दों पर हमने बातचीत कर ली है दोस्तों। और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, और जितना लर्न कर सकें लर्न कीजिए। अलग अलग मुद्दों पर आपकी लगातार क्लासेस होंगी इसमें, और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आएंगे आपसे बातचीत करने। तो पाथ का सिस्टम ऐसा होता है कि मॉक भी चलते हैं, और साथ साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको व्यूज़ भी दिए जाते हैं, ओपिनियन के लिए भी एक्सपर्ट्स आते हैं। उनमें से कुछ चयनित होते हैं, कुछ सेंट्रल वाले भी होते हैं, जैसे आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब भी आते हैं, ताकि सीनियर ऑफिसर्स का आपको समझ में आए कि उनका एंगल क्या होता है देखने समझने का, राइट। तो इस तरह के भी एंगल आपको देखने मिलेंगे। और एवरीडे मॉक हो ही रहा है, मतलब शुरू कर ही दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और बाकी अखबार पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के एनालिसिस कीजिए, अपने बारे में पढ़िए। ग्रेजुएशन वगैरह में गैप है, कई लोगों के सवाल हैं आप लोगों के कि ग्रेजुएशन में गैप है सर, तो उसका क्या करें। तो आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद पीजी में गैप है, पीजी करने में, या पीजी के बाद अब जो गैप है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ाई की उसको अवॉइड मत कीजिएगा, है ना। और जैसे अभी कुछ देर पहले सवाल किया गया कि सर पीजी करने के बाद अभी 5-6 साल का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे, या फिर जो भी काम कर रहे थे। ऑब्वियसली आप खाली तो नहीं बैठे होंगे, या तैयारी कर रहे थे, तो आप 1-2 साल तैयारी का बता दीजिए। बाकी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम 1000 रुपये कमाएं, लेकिन कुछ भी इनकम है तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और फिर यदि जॉब आपने किया है तब तो अच्छी बात है, जॉब के बारे में बात करें। जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं वो उस पर स्पष्टीकरण आपके पास होना चाहिए, लिख सकते हैं, उसको लिखकर तैयारी कर सकते हैं, क्लियर है। और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि हम 2003 में ग्रेजुएशन किए थे और अभी एग्जाम दे रहे हैं, इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता। आप जब जागे तब सवेरा वाले कॉन्सेप्ट पर आपने काम किया। और आज अच्छी बात यह है ना कि आप इंटरव्यू देने बैठे हैं बोर्ड के सामने, तो बोर्ड के सामने जाना ही अपने आप में मायने रखता, क्लियर है। तो बोर्ड के सामने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आप किसी भी कीमत पर नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, क्लियर है। और इसके अलावा हो सकता है कि कई बार पर्सनल क्वेश्चन से आप घबरा जाएं, लाइक मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है ना, या भावुक नहीं होना है उस वक्त। या फिर मान लो कोई महिला है, विडो हैं, कोई मेल हैं, उनकी वाइफ नहीं है, लाइक ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं, तो उस पर भी आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंट्स अपने सामने नहीं लाने हैं। अब वो आपके जीवन का एक दुखद पहलू है, उसको आप साइड कर दीजिए, है ना। क्योंकि मुझसे सवाल किया था आप लोगों ने, तो उस पर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है कि क्या करना है सर, इस तरह से बताना है, नहीं बताना है, लाइक दैट। वो वैसे तो देखो पर्सनल क्वेश्चन पूछते नहीं है, और पूछ भी लिए तो उसको आराम से बताया जा सकता है, ठीक है ना। और कुछ पर्सनल मैटर होता है उस पर भी बोला जा सकता है कि आई एम सॉरी, ये सर पर्सनल मैटर, मैं इसको यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगी, ठीक है ना। इस तरह से कुछ बातों को आप टाल सकते हैं। कई बार होता है कि अनायास वो चीज़ निकल जाए या जानना चाहें तो, ठीक है।
इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और अच्छा होगा कि अभी से डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लें। पता चला कि आप 30 तारीख के बाद एक्टिव हो रहे हैं तो और डिले हो जाएगा कायदे से। तो जो भी नए बच्चे सुन रहे हैं मुझे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से रखिए। डिग्री ज़रूर वो लोग मांगते हैं, है ना। और जो भी आप हॉबी लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए आप सर्टिफिकेट पेश करें, ठीक है। और अपनी हॉबी पर काम ज़रूर कीजिएगा। हॉबी नहीं है तो हॉबी जो भी आपको ठीक लगता है उसको रिकॉल कीजिए कि आपको अच्छा क्या लगता है, उसको हॉबी डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपने 2-4 किताबें पढ़ी हैं तो इसका मतलब किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना। या आपको पकाना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, तो उसमें अपने आप को पर्टिकुलर कीजिए। मतलब छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर दिया, आपने स्पेसिफाई कर दिया उसको, है ना। गाना गाना अच्छा लगता है तो कौन से गाने, गज़ल गाना या फिर हिंदी मूवीज़ के सॉन्ग्स पुराने या नए, इस तरह के जो भी चीज़ें, उसको क्लियर कीजिए ताकि वो जब पूछें तो आप स्पष्टता के साथ जवाब दे सकें। नहीं तो पता चला कि सर मैं बुक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा बताइए कि फॉरेन ऑथर की बुक बताइए। नहीं सर वो नहीं, उपन्यास पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप फंस जाते हैं कई जगह, ठीक है ना। तो जो भी करें उसके ऊपर जानकारी ज़रूर लीजिए आप। और झूठ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि व्यक्तित्व का परीक्षण और व्यक्तित्व झूठ के सहारे नहीं खड़ा हो सकता। तो जो भी आपके अंदर अच्छे गुण हैं उनको तैयार कीजिए, उनके बारे में बातचीत कीजिए, क्लियर है। और हॉबी नहीं है तो कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें क्वालिटी है तो और अच्छी बात है। उससे जुड़े हुए सवालों को तैयार कीजिए, गूगल सर्च कीजिए और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स तैयार कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप होमवर्क कई बार होता है कि हॉबी तो होती है, अब जैसे गाना गाते हैं लेकिन राग के बारे में नहीं पता है, तो 2-4 राग ही पता कर लीजिए। गीत संगीत में अंतर क्या है, या फिर गीत गज़ल में अंतर, या कविता में अंतर क्या है ना। या आपको कविता लिखना अच्छा लगता है तो गज़ल और कविता में अंतर क्या है, पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो इस तरह के मुद्दों को आप तैयार रखेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, क्लियर है दोस्तों। और बाकी पाथ में जब भी मॉक देने आए तो प्लीज़ आप फॉर्मल्स में आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चप्पल और स्लीपर और सैंडल में ना आए आप, शूज़ पहन के आएँ प्रॉपर। और जीन्स अवॉइड करें, टी शर्ट अवॉइड करें, शर्ट पैंट में आइए। और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन मतलब जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन क्लीन शेव करके आइए बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स भी मतलब एक जो सामान्य कपड़े होते हैं फॉर्मल, उसमें आने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और जो फाइनली पहनने वाले हैं कपड़े, उसको 1-2 बार आप ट्रायल ले लीजिएगा ताकि आप कंफर्ट हो जाएं और उस कपड़े के साथ आपकी दोस्ती हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से आप करके चलिएगा। बाकी अखबार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए आप। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिखिए उसका। और सबसे अच्छा क्या होगा कि आईने के सामने खड़े होकर अपने बारे में बातचीत कीजिए, है ना। और खुद को सोचिए कि मेरे मुझसे क्या-क्या सवाल आ सकते हैं। और अच्छी बात क्या होगी, अपने घर वालों को, यार दोस्तों को अपना बायोडाटा पकड़ा दो और बोलिए सवाल करें। वो लोग बहुत ही उल-जलूल सवाल करेंगे, ठीक है ना। वहीं आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी मैं तो कराने तैयार हूँ। तो दोस्तों के सवाल बड़े उटपटांग भी होंगे तो कुछ जवाब नहीं होंगे तो इट्स ओके, है ना। लेकिन और फिर उसके बाद आप मेरे पास तो आएँगे ही मॉक के लिए, तो डेफ़िनेटली उसमें फिर बहुत कुछ हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। वीडियो जो शूट होगी उसके बारे में भी आप देख लेंगे कि किस तरह का वीडियो शूट हुआ है, कैसा आप बोलते हैं, क्या करते हैं, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना। और जहाँ-जहाँ गलती होगी वो आपको बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर गलती सुधार कार्यक्रम है कि गलतियाँ कम करनी है हमें, और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो भी आ सकें वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बढ़िया से तैयारी कीजिए। और हर परीक्षा इम्पॉर्टेंट है ये मानिए, हर दिन इम्पॉर्टेंट है ये मानिए। और सफलता असफलता जीवन के पहलू हैं, इससे घबराना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। चलते रहने का नाम जीवन है, रुकना नहीं चाहिए। और सिलेक्शन हो या ना हो, हमें खुश रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।